बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए नावल शुरू करते हैं। उसे सारा देखकर उठाया जिस पर हम आया। हैदर को महसूस करते उसके सीने में मुंह छुपाए बच्चों की तरह हाथ लगाते ही हैदर को महसूस कर चुका था कि उसे तेज बुखार है और उसका आग की तरह चिल्लता जिस्म उस बात की गवाह था कि वो पता नहीं कितनी देर से यूं तकलीफ में सिसकती रही। अगर हैदर अभी भी ना आता तो और वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है। हैदर ने बेहद परेशानी में होते हुए माया के गर्द बाजार बांधा और आहिस्ता से उसकी कमर से लाने लगा। वो बचपन से ही ऐसी थी। उसे बुखार होता था या वो बीमार होती थी तो उसे बच्चों की तरह रिएक्ट करने लग जाती और बच्चों की तरह लग जाती। इसलिए जब वो बीमार होती तो उसे एक सेकंड के लिए भी कोई अकेला नहीं छोड़ता था। हर वक्त कोई ना कोई पास मौजूद रहता क्योंकि ऐसी हालत में तन्हाई में वो बहुत ज्यादा डर जाती और इस दौरान उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी कि वो हरी फैमिली की तवज्जो की आती थी और इस सब की तवज्जो से जल्दी ठीक करने बनती थी। चुप कर जो मेरी शहजादी, क्या हुआ? मेरा बच्चे को हैदर उसके चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए उसकी पेशानी पर लाभ रखते बोला। जब मैं बोलने की सबकत ही ले गया, कहाँ थी सकत ही कहाँ थी? वो दोबारा से उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए रोने लगी। जबकि हैदर उसकी ये हालत देखकर बेहद परेशान हो चुका। खुद भी एक डॉक्टर था। इनके मामले में तसल्ली जैसा लफ्ज जो वो अपने हर पेशेंट को बोलता था खुद को तसल्ली देने में नाकाम ठहरा। हैदर ने अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल किया और फोन कान से लगाया। उसे एक बाजू माया के गिर्द बांधते हुए उसे परेशान पुरस्कून करने की कोशिश कर रहा था जो कि मुसलसल हो जाए। हेलो, अरे विशाल को कमरे में भेजो और गाड़ी निकालो को अस्पताल लेकर जाना है। आरिफ को दूसरी जानिब हैदर की परेशानी में डूबी आवाज सुनाई दी तो वो भी परेशान हो गया। जब हैदर ये बोलते ही फोन बंद कर चुका। माया का सुनते ही शाल भागती हुई कमरे में दाखिल हुई जबकि हाथी और रमजा भी उसके पीछे गए। पीछे ही थे। आगे से माया को इस हालत में देखकर वो भी बहुत परेशान हो चुके। जब हैदर ने शाल और माया को चादर निकालने का बोला तो अलमारी से चादर निकाल कर हैदर को दी तो हैदर ने माया को खुद से लाग करते उसके गिर्द अच्छे तरह चादर को ओढ़ते ताकि उसे मजीद सर्दी ना लगे सके। वो फिर उसके नरम से बाजुओं में उठाए हुए कमरे से बाहर निकल गया। अरे पहले ही गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा था उसके इंतजार में। भाई मैं भी चलूं? आदि आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला। नहीं, तुम लोग कार में ही रुको, कुछ देर बाद हम वापस आ जाएंगे। हैदर कतार में खड़े इन तीनों तरफ देखते हुए बोला क्योंकि वो तीनों ही के साथ जाने को तैयार थे। इनके जाते ही वो तीनों बुझे चेहरा लिए अंदर की जाने बाहर चल दिए। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। ये अचानक माया को क्या हो सब के लिए बात परेशान कर देने वाली। माया को 104 बुखार था, यानी उसकी तबीयत इतनी सीरियस थी कि आरिफ और हैदर ने उसे अपनी ही हॉस्पिटल ले गए थे और जो वापस पाकिस्तान आने के बाद ज्वाइन किया था उसके सारे टेस्ट करवाए मगर वो बेहतर नहीं हो रहे। इसलिए सारी रात उन्हें हॉस्पिटल में रुकना पड़ा और दूसरी जानब घर के अफराद सारी रात जाकर उनका इंतजार करते। हैदर की कॉल करके बताया था कि वो सब सो जाएं, उसकी तबीयत बेहतर है, मगर किसी को भी सुकून नहीं है इसलिए सब जाग रहे थे। ताया और आरफ सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सारी रात वो हॉस्पिटल में रही और अब भी तक वापस घर नहीं है। इरसम कद सोफे की पूछ पर सर को गिराए आंखें मूंदे बैठा था जबकि अंसर सामने खड़ा सूरत हाल से आगाह कर रहा था। उनके भाई उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सिर्फ इतना पता चल सका है कि उन्हें की तेज बुखार है जो काम नहीं हो रहा। अरसम ने हाथ के इशारे से उसे जाने का इशारा किया। चुपचाप कमरे से निकला। अरसम ने आंखें खोलकर अपना फोन पकड़ा और उसकी नीलियां सुर्ख लकीर जाहिर कर रही थी कि माया की तबीयत उस पर क्या असर छोड़ रही है। तुम्हें बीमार नहीं होना चाहिए, तुम बहुत नाजुक नाजुक हो, बिल्कुल किसी की तरह। तुम्हें तो एक कांटा भी चुभे तो ये बर्दाश्त नहीं और तुमने खुद को इतना बीमार कर लिया। हरसम फोन की स्क्रीन पर जगमगाते तस्वीर को उंगलियों के पूरे से छूते हुए बोला। फिर उठकर बालकनी में आकर खड़ा हुआ जहां दूर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। फिर हरसम उसी वक्त सेकंड फ्लोर पर मौजूद था जहां से वो माया के घर को साथ यहाँ तक कि अपने घर की तरफ आने वाली सड़क भी उसे वाज़ह नजर दिखाई दे रही। गाड़ी से सीधा आरफ साहब के घर में दाल हुई और पोर्च में रुकी। सबसे पहले से हैदर निकला और वो घूमकर दूसरी साइड पर आया और गाड़ी बैक डोर खोला। हरसम रेलिंग पर दोनों ये बहुत गौर से ये सब देखा। हैदर ने नरमी से माया का हाथ थामा और माया आहिस्ता से गाड़ी क्लियर। हरसम माया का चेहरा नहीं देख सका। उसे कहा सारा वजूद काली चादर में छुपाओ। फिर हरसम आंखों से उसका ड्रिप लगा हुआ हाथ छुप नहीं सका। वो देख चुका था कि उसके दाएं हाथ पर ड्रिप पिन लगी हुई है। हैदर ने उसके कंधे से गिरदा अपने बाजू पे लाया और हल्के हल्के कदम लेता उसे लिए अंदर चला गया। जब आरिफ भी गाड़ी से निकलकर अंदर जा चुका
सबने गाड़ी सांस लेते हुए अपनी नजरें सामने से टायर बालकनी से निकल कर अपने कमरे में जा, क्योंकि उसे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना था। माया आरिफ साहब के सीने में चेहरा छिपाया, आंखें बंद किए सोफे पर बैठी थी। जब घर के सब अफराद वहीं पर मौजूद थे, कुछ पहले ही वापस आई थी। उसकी तबीयत बेहतर थी, मगर अभी भी काफी ज्यादा कमजोर थी। मेरा बच्चा तबीयत ठीक है अब? आरिफ साहब उसके सर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरते हुए नरमी से बोले। तुम बंद आंखों से फकत सामने सारा लाया, फिर चलो अब जाकर थोड़ी देर सो जाओ, बातें हम बाद में भी करेंगे। हैदरा माया के करीब जाते हुए बोला। हाँ जाओ बेटा, आप थोड़ी देर सो जाओ, फिर कल हम आपकी फेवरेट जगह पर चलेंगे। और अब आप मुस्कुराकर उसकी उसकी पेशानी पर लाभ रखते हुए बोले। तो माया ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। है सच्ची? मध्यम सी आवाज में बोली तो उन्हें अपनी लाडली बेटी पर टूटकर प्यार आया। हाँ जी, अब आप जाकर थोड़ा देर सो जाओ। साहब के बोलते ही माया आहिस्ता से अपनी जगह से उठी, तो विशाल ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया, और जब दूसरी तरफ आदि मौजूद था, हैदर ने इन दोनों को देखकर कंधे उचकाए उनके पीछे चाल दिया। अगर अजमी के 3 हाथ होते तो वो एक हाथ में भी थाम लेता। हमजा उन तीनों को जाते देखकर बोला। जब आपके पास बैठे अरब ने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ सीध किया। मत बोला करो और ज्यादा तंग मत किया करो। इन दोनों को मालूम हुआ है कि मुझे इन दोनों को मालूम हुआ है कि मुझे क्या तुम हर वक्त उनके पीछे लगे रहते हो। अरब उस हमजा को घूरते हुए बोला, जबकि वो बेचारा आगे से कुछ बोल ही नहीं सका, क्योंकि सारी बात पर पहुंची थी आ पहुंची थी। तो इसलिए उसने चुप रहना भी बेहतर समझा, वरना मजीद बेइज्जती बर्दाश्त करना उसके बाद से बाहर था। माया ने सारा दिन सोकर गुजारा, और अब वो जब सोकर उठी तो वो खुद को काफी फ्रेश महसूस किया। जब उसके हाथ में से हल्की दर्द महसूस हो रही थी, मगर हैदर ने सती से मना किया कि ये पिन नहीं उतारेगी, क्योंकि आज शाम को भी माया को एक और ड्रिप लगने वाली थी। और हैदर के मुताबिक सुइयों के दर्द माया बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसने उसने उतारने नहीं दिया। भाई विशाल को भी ले चलना है ना? माया गाड़ी के करीब रुककर बोली। हैदर से रिक्वेस्ट करने लगी। नहीं मेरी जान, अभी सिर्फ हम आपको लेकर चलेंगे, पूरी फैमिली के साथ। फिर हम किसी दिन चलेंगे, आगे जिद मत करो, उसे प्यार से समझाते हुए बोला। इस वक्त माया, हैदर और अरब अरब आरफ साहब कहीं जा रहे थे, और वो जगह माया की फेवरेट थी, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी साथ ले जाना चाह रही थी, क्योंकि उसके बगैर वो कभी भी कहीं नहीं गई। और आज वो लोग उसे घर छोड़कर जा रहे। जब का भी चेहरा बुझा हुआ था, उसकी भी जी चाह रहा था कि माया के साथ जाए। हैदर ने मना कर दिया, क्योंकि इशाल जाती तो हमजा और हादी भी जिद करते, क्योंकि उनकी नजर में सब एक बच्चे एक जैसे थे। इसलिए हैदर ने यही फैसला किया कि उनके साथ सिर्फ जाएगी और कोई नहीं। मेरा बच्चा उदास नहीं होते, बस अब जल्दी से स्माइल करो। गाड़ी में बैठे आरफ साहब ने माया को समझाया, तो हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें देखती हुई गाड़ी में बैठ। और आरफ के बैठते ही हैदर ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। जबकि माया शीशे से नजर आने वाले बाहर के मंजर पर नजर माया कर खामोश बैठी। गाड़ी एक बड़े से घर के आगे रोकी। गाड़ी के रुकते ही आरफ साहब माया को लिए अंदर की जाने पड़े। घर के अंदर कदम रखते ही सामने ही लॉन में बहुत सारे बच्चे मौजूद थे, जिनकी नजर माया पर पड़ते ही भागते की तरफ आए। आप ही इतने सारे छोटे छोटे उम्र के बच्चे माया के गिर्द इकट्ठे हो चुके और अपनी और उसे आप ही बोलकर पुकार रहे थे। जब उन बच्चों को देखकर माया बेतहाशा खुश हुई। कैसे हैं आप सब? मैंने आप सबको बहुत ज्यादा मिस किया। माया बार बार सारे बच्चों के गाल चूमते हुए। हमने भी। एक 5 साल का बच्चा माया की तरफ देखते चेक कर बोला। हम आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं, मजे मजे के केक भी। हैदर उन सारे बच्चों को देखते बोला, जिस पर माया ने झटके से सर उठाकर हैदर की तरफ देखा, यानी अरे सामान का इंतजाम पहले ही कर चुका था। हाय, थैंक यू सो मच भाई। कुछ मुलाजमीन के हाथों में इतने सारे गिफ्ट और खिलौने देकर माया ने बेताशा खुश होते हुए बोली, और फौरन के गले लग गई, जिस पर उसने हल्का सा हंसते हुए उसके कंधे को हल्का सा थपथपाया। अब चलो आओ, अब हम बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं, उसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना है। ओके। हैदर माया की तरफ देखते बोला, और फिर हम माया को लेकर लॉन में खेलते हुए बच्चों की जानिब बढ़ा, जिनमें कुछ मुलाजमीन खिलौनों खिलौने तकसीम कर रहे थे। माया ने आगे बढ़कर खुद वो खिलौने पकड़े और सारे बच्चों को देने लगी। ये अमल के दौरान वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे हमेशा से ये जगह और ये लोग और ये बच्चे बेहद अच्छे लगते थे, और ये जगह उसे सुकून की वजह बनती थी। इसके यहाँ आकर बहुत सुकून मिला। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चों को भी माया की बहुत अच्छी तरह से पहचान थी, और
साथ बहुत एंजॉय करते थे। आरफ साहब वहीं दरवाजे के करीब खड़े मुस्कुराती नजरों से सामने खेलते बच्चों माया को देख रहे। जब एक गाड़ी उनके करीब आकर रुकी तो उन्होंने नजर करके दाएं जानिब देखा, जहां एक काली चमकती ब्लैक मर्सिडीज उनके करीब आकर रुकी। दरवाजा खोलने से पहले ही गाड़ी कार जल्दी से आगे बढ़े और गाड़ी का पीछा दौड़ा। ब्लैक थ्री पीस सूट में पहने एक दराज कद गंदमी रंग का कुछ शक्ल शख्स उस गाड़ी से निकला और आंखों पर ब्लैक ग्लासेस, लंबे बालों को पीछे की तरफ जेल लगाकर नफासत से सेट किया गया। बाएं हाथ की कलाई में मौजूद घड़ी वक्त के पाबंद का एहसास दिला रही थी। वो शख्स देखने में काफी कशिश था और सूरत भी। आरिफ साहब उसे देख ही रहे कि जब उनकी जानिब कदम बढ़ा रहा था और फिर उनके ठीक सामने आकर रुका और अपने आंखों से ग्लासेस उतारकर उनकी तरफ देखा। ना समझी से उसकी तरफ देख कर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो आरिफ साहब की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बरहुरदार, तुम कौन? आरिफ साहब ने उसके हाथ मिला मुस्कुराकर आपने क्या वाकई मुझे नहीं पहचाना? वो उल्टा मुस्कुराते हुए उनसे सवाल करने लगा, जब सच तो ये था कि आरिफ साहब की पहचान में वाकई में वो शख्स नहीं आया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, शायद मैंने आए से पहले तुम्हें देखा नहीं। मुस्कुराते हुए गोयाई से साफ गोयाई से बोले, ये तो बहुत गलत बात है, आपको तो मुझे पहचान जाना चाहिए, मैं तो बहुत उम्मीद लेकर सामने खड़ा हूँ। अजीब से अंदाज में मुस्कुराते बोला तो आरिफ साहब को कुछ पहचाना पहचाना लगा। कहीं देख के लगते हो, कौन हो तुम? आरिफ ने आकर खुद ही पूछे। आज से 20 साल पहले आपने जिस बच्चे को एक नई जिंदगी दी थी, मैं वही हूँ। ये चमक लिए मुस्कुराते हुए आरिफ साहब की तरफ देखते बोला। तो पहले तो आरव साहब की आंखों में ना समझी चमक, मगर कुछ देर बाद वो उसे पहचान गए। मेरान हो ना तुम? और उन्होंने उसका नाम भी याद आ ही गया। जी हाँ, मैं मेरान जे हदीद हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना पूरा नाम लिया। माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छे खासे गबरू जवान दार बन चुके हो, खूबरू बांध चुके हो। आरफ साहब ने खुशी होते हुए उसे गले अपने गले। मैं कामयाब इंसान बना सिर्फ आपकी बदौलत। मैं कुछ बनकर आपके सामने आना चाहता तो देखें आप मैं क्या बन गया, एक बिजनेसमैन जो कि अपनी तरफ से काफी बेशुमार बेसहारा लोगों को अपना देता है। मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया तो आरफ साहब बेताशा हुए। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहो, यूं ही कामयाब होते रहो। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें क्यों कामयाब देखकर। आरफ साहब को तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आपको याद है कि आपने मुझसे एक दिन क्या बोला था? वो बोलकर कुछ देर रुका और फिर बोलना शुरू। जब आपने मुझे सड़क से बेसहारा उठाया और मुझे अच्छे कपड़े, चागार और अच्छी तालीम दिलवाई, तो मैंने आपका बहुत शुक्रिया, जिसके बदले में आपने बोला कि बस मेरी बेटी के लिए दुआ करना। खुदा ने मुझे बेटी से नवाजा है। दुआ कर, करने के खुदा उसका नसीब रोशन करे। और मुझे पिछले 20 साल पुरानी बातें याद दुहराए तो जब वो मुसलसल मुस्कुराते हुए उसे सुन रहे थे। हाँ, मुझे याद है। वो देखो वो देखो है मेरा बड़ा बेटा हैदर, और वो है मेरी शहजादी माया। आरफ तरफ इशारा करते हुए मेरा ने नजर उठाकर सामने देखा, जहाँ कुछ लंबे खूबसूरत नौजवान बच्चियों के करीब खड़ा मुस्कुरा उन्हें देख रहा था। फिर उसकी नजर जुल्क हसीना पर पड़ी और बस उसकी नजर वहीं ठहर गई। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची बच्चों के दरमियान बैठी उन्हें मोहब्बत दे रही थी, जबकि वो बच्चे भी उससे खिल खुलकर बात कर रहे थे। वो उस बात सुनकर खिलखिला उसकी लड़की के सर पर नफासत से बटा, आपके चेहरे की मासूमियत साफ यहाँ थी, उसका हुस्न गैर मामूली था। नजर लग जाने की हद तक खूबसूरती अपनी इतने बच्चों के दरमियान बैठी अपने रोशन चेहरे लिए सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए थी। वो अपनी एक हाथ को हरकत दे रही थी, जबकि दूसरे हाथ को वो बिल्कुल भी हरकत नहीं दे रही। उसके हाथ पर रुमाल था। यकीनन उसके हाथ पर तो चोट आई है, या फिर वजह कुछ और थी। यकटक ये मंजर देख रहा जब आरफ साहब की आवाज उसका तबस्सुम टूटा। तुम यहाँ पर कैसे, किस मतलब तुम्हारे यहाँ पर कोई काम था? आरफ साहब ने उसे यहाँ आने की वजह पूछी। क्योंकि वो एक यतीम खाना था, एक बड़ा सा घर था जिसमें कुछ ही लोग रहते थे और वो सब बच्चों को पालते थे। यहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए तो कोई जुकात देने आता था। यहाँ आप उस खुशी से कोई रकम, मगर आप ऐसे बिजनेसमैन लोग कभी यहाँ कदम नहीं रहे। मैं चला जाता हूँ। सिर्फ यही नहीं, इस शहर में बहुत से जियोज हैं जहाँ मैं ऐसे बेसहारा बच्चों को पालने के लिए अपने लोगों को रखा हुआ है। और इसने मुस्कुराते वजह बताई तो आरफ साहब का दिल शार हो गया। टीम ही दूसरे ही टीम का दर्द समझ नहीं चाहता था कि वो जो यतीम इसके का यतीमी उसने काटी थी, कोई और बच्चा भी काटे। इसलिए उसने ऐसे बहुत से घर बनाकर अपने आदमी और उनकी कुछ फैमिलीज को यहाँ पर छोड़ा दिया था, और जो उन बच्चों की देखभाल करते, मगर वो किसी से भी 1 रुपया लेने के हक में नहीं थे। जितना कारब साहब समझ रहे थे कि शायद यहाँ पर कोई ज़कात वगैरह देने वाले लोग आते हैं, मगर ऐसा नहीं था। का सारा सिस्टम तो मीरान हैंडल करता था, क्योंकि वो घर कहीं से भी यतीम
नहीं लगता। वो घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था। बहुत नेक काम कर रहे हो बच्चे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। बोलते हुए उसके कंधा थपथपाया और सर झटका मुस्कुराए। चलें, बाबा हैदर के करीब आते बोला। सलाम अलैकुम। माया ने एक नजर मीरान को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर धीमी आवाज में वालेकुम अस्सलाम, मीरान ने जवाब देते ही अपनी नजरें झुका ली। ठीक है मेरा बच्चा। आरफ साहब माया को अपने साथ लगाते हुए बोले तो उसे मुस्कुराकर हाँ में सारा उनसे मिलो हैदर, ये भी बिल्कुल मेरे बच्चों की ही तरह। मीरान आरफ साहब हैदर को मीरान का तारुफ करवाते बोले तो हैदर ने हुई दिली से आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उसे हाथ में लगाकर उसका हालचाल पूछा। बाबा बहुत देर हो रही है, अभी हॉस्पिटल भी जाना है, माया का ट्रीटमेंट भी बाकी है, क्या ख्याल है? चलें। अब हैदर की नजरें अपनी क्लाइप में बंदी घड़ी को देखते हुए बोला। आज अब हॉस्पिटल जाने के नाम पर आरफ साहब के बाजू को दोनों हाथों थामा और मासूम सी शक्ल बनाकर उनकी तरफ, कुछ नहीं होता शहजादी, बस ये आखिरी बार है, इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाए तो आप हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरफ साहब ने प्यार से उसे बचका पुचकाया। चाह नहीं बाबा प्लीज, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। माया ने नफी जुम्मिया से मिन्नत करती जब इमरान सिर्फ एक नजर उठाकर माया की तरफ देखा और फिर उससे अपनी नजरें झुका ली। जुम्मियत को नजर भर कर देखना वो अपनी लिए गुनाह समझ रहा था। वो एक गैर लड़की थी और एक बच्ची थी, उसे बहुत छोटी थी, इसलिए वो नजरों को उठाकर किसी और नजर से नहीं देखना चाहता। शहजादी बहादुर बनो, कल को जब डॉक्टर बनोगी तो तब क्या करोगी? यूं ही भागोगी? फिर हैदर माया को हाथ पकड़े हुए बोला, बस ये आखिरी बार हो, इसके बाद कोई मेडिसिन नहीं खानी, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। अब उसे बेहद प्यार से समझाया। जी मेरा बच्चा, मेरी शहजादी तो बहुत बात है, तो अब इतनी सी बात से क्यों घबरा रही हैं? बस थोड़ी देर की तो बात है, अब फिर वापस गी आप और फिर हम सब बैठकर आपसे बातें करें। आरफ साहब ने उसकी पेशानी पर लाभ रखते हुए बेहद नरमी से समझाया, जो वो समझ भी गई। मोहब्बत की आदि थी और इसे मोहब्बत की ही समझ आती थी। माया ने मुस्कुराकर आरिफ साहब की तरफ देखा। जाओ हैदर, ले जाओ इसे और जल्दी से वापस घर ले आना, मैं मेहरान के साथ ही कुछ देर तक घर पहुंच जाऊंगा। आरिफ साहब हैदर की तरफ देखते बोले और उसे मुस्कुराते हुए माया का हाथ पकड़ा। इस बोलते वो माया को लेकर उसे चला गया। जब उनके जाते ही इमरान आरिफ साहब को लिए घर अंदर आ जा चुका। शुक्र है तुम ठीक हो गए, वरना तुम यहाँ से गायब थी और इसे खाने पीने का मौका मिला हुआ था, यकीन मानो जैसे भैंस बांध कर उसने खाया, तुम सोच भी नहीं सकती। माया जब से आई थी हमजा उसके करीब बैठकर के खिलाफ उसके कान भर रहा था, जबकि शाल बेचारी हक्की बक्की बैठी उसकी गुलफशानियां सुन रही थी। माया जब से बीमार थी उसे कुछ नहीं खाया था और ये फजूल के इल्जाम लगा रहा है कि वो तब से खाए जाए। चुप करो तुम बंदर, तुम, मुझे पता है कि तुम्हारी मेरी दोस्त ने कल से कुछ भी नहीं खाया, तुम फजूल के इल्जाम मत लगाओ। उल्टा ओवर एक्टिंग करते हुए हफ्जा को झड़का और खिस्सा कारा याल के करीब होकर बैठी, जो बुझे चेहरे के लिए की हुई थी, और माया बोलने पर वो खिल उठी। हाय मेरी जान, सारी दुनिया एक तरफ और तुम अकेली एक तरफ, तुम तो मेरी जान हो। किस करके माया को अपने गले से लगाते हुए बोली, मुझे पता था। तुम खाना खाओ पहले, माया खुद से अलग करते हुए बोली और तभी नीलो वहां खाना लेकर आए। अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ ही खाओ। चल खाने की ट्रे अपनी और माया के दरमियान ते वो बोली, नहीं मैं ये खाना नहीं खाना। ने खाने को देखा नवी मसाला है, तो फिर क्या खाना है? हमजा ने बेख्तियारी में पूछा, मगर उसे क्या पता कि उसके पूछने पर भारी पड़ने वाला। इधर आप बताती हूँ। माया ने हमजा को अपने करीब आने का इशारा किया तो हमजा अपने कान मुंह के करीब ले गया, तो माया ने अपने मुंह के कान के करीब जाते हुए सरगोशी नुमा आवाज में कहा, क्या? मन चीखते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ। चीखो मत पागल इंसान। माया उसका हाथ पकड़े इस खींच कर बिठाते हुए हल्का सा बोली, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? अगर किसी को पता चल गया या फिर हैदर भाई आरिफ भाई को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। हमजा अपनी आवाज को हल्का रखते हुए माया की तरफ देखकर बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला, नहीं मारते, तुम करो ऑर्डर। मैं बेनियाजी नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तुम अभी ठीक हुई हो, बिल्कुल ठीक हो जाओ तो फिर जो भी बोलोगी वही मंगवा लेंगे, मगर अभी नामुमकिन है। बोलते फौरन उठ खड़ा हुआ और जल्दी से वहां से निकल गया, क्योंकि रुकने का मतलब था माया का जिद करना। हर सूरत उससे अपनी बात मनवा लेती थी, इसलिए उसे वहां बिल्कुल फजूल लगा और उसे वहां से जाना ही बेहतर समझा। तुमने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाने को बोला, इसलिए वो यूं बोल रहा है। शाल तफ्तीशी अंदाज में माया की तरफ देखते बोला, तुम ज्यादा मेरी अम्मा दादी मत बनो, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मिलेंगे, खुदा हाफिज। माया विशाल को घूरते हुए उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की जानिब चलेगी, जब विशाल कंधा उचकाकर अपना खाना खाने लगी। अब माया अपना आंखों पर बाजू रखे मुसलसल सोने की कोशिश कर, मगर बहुत कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही। शायद दोपहर को वो बहुत ज्यादा सो चुकी थी, इसलिए अब रात के 11 बजे भी उसकी आंखों से नींद को
फिर तंग आकर माया उठ बैठी और अपने फोन तलाश में इधर उधर नजर साइड टेबल पर ही उसका अपना फोन दिखाई दिया जो शायद बंद था। उसने हाथ बढ़ाकर फोन को ऑन किया जो अगले मिनट ही ऑन हो चुका। फोन को ऑन करते ही माया भी कुछ मैसेज देख रही। जब फोन बजा तो माया डर से उछल पड़ी। एक माता नंबर अरसिम का था और वो तो अरसिम को अपने जेन से ही निकाल भूल गई थी कि अरसिम नामी ब्लॉक उसकी जिंदगी में शामिल हो चुकी जिसको वो नाम तक जानती। पहले माया ने सोचा कि फोन नहीं उठाएगी मगर फिर उसके जेन में आया कि वो फोन ना उठाने पर पता नहीं वो कर बैठे। ये सोचते माया ने जल्दी से कॉल अटेंड की और फोन कहाँ से। माया वही गंभीर सरगोशी आवाज माया के वजूद में कभी पैदा कर रही। तुम ठीक हो ना माया को बिल्कुल खामोश पाकर अरसिम ने अपने दिल में मुझे सवाल पूछा। जी 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 माया मुश्किल से बोल पाई। बोला था ना इतनी देर तक मत जागा करो क्यों खुद को परवाह नहीं करती। तो अरसिम के अंदाज में शिकवा था। माया को ये महसूस उससे उसकी शिकायत का रहा हो। मैं ठीक हूँ ना चाहते हुए भी माया ने उसे तसल्ली देना चाहिए क्योंकि वो इतना वो जान चुकी थी कि वो इसकी पाल पाल की खबर रखता है और उसे ये भी मालूम होगा कि वो कितनी माया कितनी बीमार थी। मेडिसिन खाई और सामने से अगले सवाल पूछा। नहीं मुझे पसंद नहीं। माया ने पट से जवाब दिया है कि एक यही तो मुश्किल था उसका कि जिसमें वो खुश दिली से हर बंदे को जवाब दे देती। माया की बात सुनकर उसके सुनकर माथे पर कई बाल नमदा। मेडिसिन कोई भी पसंद नहीं करता और अगर तुमने अब मेडिसिन छोड़ी बिल्कुल ठीक पहले तो मैं तुम्हें खुद आकर खिलाऊंगा और अपने हाथों से यकीनन तुम्हें ये पसंद आएगा। एक और बार धमकी और माया का दिल किया कि अरसिम का गला दबा दे। जैसे धमकियों का सवाए कुछ आता ही नहीं था। मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। मैं नहीं खाती मेडिसिन। माया के अंदाज में एक अजीब सी जीत थी जबकि मेडिसिन तो हैदर पहले ही खिला चुका। जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम्हें मेडिसिन खानी पड़ेगी। अरसम भी कहाँ पीछे हटने वाला। उसे 2 कदम आगे थी तो अरसम मुझसे 10 कदम आगे था। जिससे एक दुनिया देखी थी जगह जगह का पानी पीकर एक कामयाब बिजनेसमैन बनने वाला था कोई शख्स बनने वाला शख्स कोई आम ख्यालात का मालिक हरगिज नहीं हो सकता। तो आप मेरे साथ फिजूल बहस क्यों कर रहे हैं। मुझे जो चीज़ नहीं पसंद मैं वो नहीं खाऊंगी। मेडिसिन बहुत कड़वी होती है इसलिए मुझे नहीं पसंद। पता नहीं क्यों उसके साथ जिद गए। इंजेक्शन लगवाना तो तुम्हें नहीं पसंद पसंद मेडिसिन खाना तुम्हें नहीं पसंद। फ्यूचर में तुमने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर की डिग्री लेकर क्या अलमारी में सजाने के लिए इतनी पढ़ाई कर रही हो। रातों को जाकर अरसम का अंदाज तंजिया हरगिज नहीं था। मैं अलमारी में लगाऊंगी यहाँ जहां मर्जी। आपको क्या आपकी अलमारी में थोड़ी लगानी है। माया मुकाबले पर उतर आई। तुम डॉक्टर बनकर क्या करना है माया। बोलकर सा झटका। मेडिसिन बंद करनी है। माया भी फकरी अंदाज में बोली जैसे वाकई में उसे यही इरादे हो। की बात पर पहले तो अरसिम की समझ में नहीं आई मगर जब उसे समझ आई तो उसके हाँ क्या कहा फोन की स्पीकर से पूछा। तुम डॉक्टर बनकर मेडिसिन बंद करवाओगी। वाह स्ट्रेंज। अरसम उसके लब दबाकर हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला। जब वो तो तैश ही चढ़ गया था ये देख करके अरसम उसका मजाक हाँ मैं मेडिसिन बंद करवा दूंगी और इंजेक्शन भी। माया अटल लहजे में बोली तो अरसम ने बड़ी मुश्किल से अपने फूटने वाले कैक को कंट्रोल किया क्योंकि उसकी बात ही अजीबोगरीब थी। अच्छा तो मेडिसिन बंद करवा के अब मरीजों पर मंत्र फूकोगी क्या। उनको तेजस हुआ। जी फूक लूंगी लेकिन मेडिसिन जरूर बंद करवाऊंगी। माया भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोली। हसम की मुस्कुराहट गहरी। पहले जो मुझ पर मंत्र फूके उनका दावा तो कर लो। दुनिया के बारे में बाद में सोच लेना। कि टून एकदम से बदली। मैंने किसी पर कोई मंत्र नहीं फूका और रही बात आपकी तो आप क्यों मुझे तंग करते हैं। मैं ये नहीं जानती मगर आप मुझे तंग करना बंद करें तो बेहतर है। मैंने अपना हमेशा वाला डायलॉग मारा। मैं तुम्हें पहले भी बोला अब भी बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें तंग नहीं करता और तुम माया अजमेल सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मेरा ही होना है। ये बात चाहे कहीं लिख लो या जे नशीन कर लो। सिम ठहर ठहर कर बोला। तुम इस दुनिया में मेरे नाम से बनना ही गई हो। तुम्हें मेरी ही भी तुम्हें हर हाल में मेरा होना है ही पड़ेगा। फिर चाहे तुम इस चीज के लिए राजी हो या ना हो।
तुम्हें मेरे इश्क के रंगों में ढलना ही पड़ेगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। एक दिन तुम्हें मैं अपना बनाकर ही दम लूंगा। सिम का लहजा खतरनाक हद तक अटल था। माया को बेहतियार उसे खौफ महसूस हुआ। जो बातें वो बोल रहा था वो माया का दिल धड़काने का सबब बनी। मैंने फोन कान से हटाते जल्दी से कॉल काट दी, फोन को साइड पर रख दिया और फौरन लेटकर अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ लिया। उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर तैयार था, कानों में बार बार अरसम के अल्फाज हूँ। यानी मेरे सबने खामोशी से एक नजर फोन के वॉलपेपर पर चमक की तस्वीर को मोहब्बतबाज नजर से देखा, और फिर फोन को सीने से लगा पर रखते आंखें मौन किया। उसके लिए ये सुकून काफी था कि अब माया ठीक है। कल जिन लड़कों ने माया को छेड़ा था, हरसम ने उनका बहुत बुरा हाल। जब वो माया के मामले में इतना जज्बाती हो चुका था तो वो चाहता था कि माया उसके जज्बातों की पहचाने, मगर माया अभी उसके जज्बातों से खौफ खा रही थी। मगर हरसम बहुत जल्दी उसे अपनी जिंदगी का लेना चाहता था। इस ख्याल से वो दिन अब दूर नहीं। जाए नमाज में बैठी अपने आगे कुरान मजीद खोले, इसी आवाज में कुरान मजीद की तिलावत कर रही। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और वो तर्जमा साथ कुरान पाक की आयतों की गहराइयों में जाने की कोशिश कर रही। और जैसे ही आयतों के तर्जमा वैसे वैसे उसे मजीद कुछ जानने का तजस्सुस हो रहा। और एक आयत का तर्जमा पढ़ते जब एक वो वक्त पर उसकी उंगली रुकी तो उसने बहुत गौर से उस तर्जमे को पढ़ा, जहाँ लिखा था, बेशक खुदा अपने पसंदीदा लोगों को आजमाता है। ये आयत पढ़कर उसकी मुस्कुराहट जारी हुई। अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को आजमाइश ही देता है। अगर अल्लाह ने मुझे आजमाइश दी है तो मैं अल्लाह पाक के हर फैसले पर राजी हूँ। मुझे पता चल जाएगा कि मैं अल्लाह की फेवरेट हूँ, मैं पसंदीदा लोगों में गिनी जा रही हूँ। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन मैं अपने रब की पसंदीदा बंदी बनूंगी। शायद को अपने होंठों से चुमती हुई बोली, और फिर आखिरकार वो खत्म करते ही ये कुरान पाक का दोबारा से बोसा लिया और बंद करते ही उठ खड़ी हुई। मामूल के मुताबिक माया ने पानी और कुछ दाने पकड़े और बालकनी का ड्रोर खोलकर मैं आ गई और अच्छी तरह से उन प्यालों को साफ करती उसमें पानी और दाने डाले। 1 मिनट में वहां बहुत सारे परिंदे आ बैठे। माया कुछ फासले पर सोफे पर जा बैठी और भगोने रखने लगी। कहते हैं खुदा ने परिंदों की मखलूक को बहुत मोहब्बत से बनाया, और परिंदों की पैदावार आजाद परिंदों में की गई है। उन्हें कैद में ना रखने का हुक्म से सुनाया गया था, मगर आजकल इन परिंदों को कैद करके लोग कारोबार करते हैं। उन्हें अपने अंबिया कराम के बोले गए काम भी मानने नहीं आ रहे, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मगर किस लिए? कहते हैं कि परिंदों को कभी कैद नहीं करना। आजाद परिंदे होते हैं, अगर उन्हें कैद में रखा जाए तो वो बददुआएं देते हैं, और बेजुबानों की बददुआएं इंसानों को मनोमिट्टी कर देती है। उन्हें कैद करने वाले लोग क्या ये भूल जाते हैं कि उन बेजुबान परिंदों की बददुआएं भी लग सकती हैं? क्या गुनाह सिर्फ उसको कहते हैं कि गुनाह में उन परिंदों को कैद करने के अलावा और कुछ नहीं आता? सान खताओं का पुतला बनाया गया, वो दिन भी ना जाने कितने गुनाह करता है, जबकि खुदा तो उन्हें उस दिन अपनी आखिरत संवारने के लिए भेजा था दुनिया में। मगर वो दुनिया में आते ही अपना असल मकसद भूलकर दुनियादारी में लग जाते। उस दौरान वो ये भी भूल जाते हैं वो एक इंसान है। वो अपने लफ्जों के तीरों से अगले बंदे का दिल छलनी कर देते हैं। और लफ्जों और कुछ लोगों के रवैये, कुछ लोगों का वफा देना और कुछ लोगों का बेवफाई करना, कुछ लोगों का ना इंसाफी करना और कुछ लोगों का हक मार लेना, दुनिया में बहुत कुछ था जो गुनाह कबीरा में आता है। क्या इन मुसलमान इन गुनाहों से बच नहीं सकते? माया ने बेख्तियार उन परिंदों को देखते सोचा, बच सकते हैं अगर वो इन गुनाहों से परहेज करें, किसी का दिल ना दुखाएं, दूसरे इंसानों का एहसास करें। मुसलमान तो मुसलमान, फिर आजकल के मुसलमान दूसरों के दुश्मन खाने में दे। तो मुसलमान भाई, फिर आजकल मुसलमान दूसरों की दुश्मनी क्यों बने बैठे हैं? मुसलमानों को एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अपने खुदा के दिए गए हुक्म को रद्द नहीं करना चाहिए। क्या ऐसे लोग खुदा के पसंदीदा होंगे? उन्हें ऐसे लोगों का खुदा को पसंदीदा होंगे जो खुदा की बात ना मानते, मगर वो तो बहुत रहीम और करीम है। वो हर वक्त अपने बंदे के इंतजार में रहता, कब उसका बंदा उसे माफी मांगे, कब उसका बंदा तौबा करे और कब वो अपने बंदे को माफ कर दे। सच तो ये है कि हम इंसान खुद गर्ज होते हैं, हम इंसानों को अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, दुनिया को बनाने वाला भी नहीं और हमें पैदा करने वाला भी नहीं। मैं इन चहकते हुए परिंदों को देखते मुसलसल सोची जा रही थी, और उसके चेहरे के गिर्द तक उस तरह दुपट्टा लिपटा हुआ था कि सफेद बड़े से दुपट्टे में उसका रोशन चेहरा नूर से चमक रहा और चेहरे पर बेहद मासूमियत सजाई। वो अपनी गहरी सोचों में डूबी हुई थी।
मेरे खुदा का पसंदीदा बनना है, क्या अल्लाह पाक मुझे पसंद करेंगे? उसने खुद से सवाल किया। हाँ, ज़रूर करते हैं होंगे। मैंने पढ़ा है कि अल्लाह हमसे 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मेरी एक माँ मुझे काँटा तक चुभने नहीं देती, तो अल्लाह तो 70 माँओं से जितना प्यार कर फिर मुझे पसंद क्यों नहीं करेंगे? मैं अब उससे अब का काम करूँगी जो वो मेरे खुदा को पसंद हो। मैं कभी किसी का दिल नहीं दिखाऊँगी और मैं परिंदों को भी आज़ाद कर दूँगी। जो शख्स परिंदे कैद करेगा, मैं उसे परिंदे आज़ाद करवा दूँगी। कितनी मासूम थी उस लड़की की कोई खुदगर्ज़ नहीं थी, मगर दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो अपने खुदा की पसंदीदा बंदी बन जाए, जिसके लिए वो बेज़ुबानों को आज़ाद करवाने के लिए भी तैयार थी। ये का मासूम दिल ही था जो उसे ऐसी बातें बोला था बगैर किसी उसके, और ऐसी नूरानी दिल की लड़की खुदा को क्यों ना पसंद होती। शीशे के पार खड़ा उसे नूरानी चेहरे को देख रहा, उसकी बात से वो इनकारी नहीं थी था कि वो लड़की यकीनन अपने खुदा के बहुत नजदीक है। इसलिए तो जिस वक्त एक दुनिया सो रही होती है, वो उस वक्त खुदा की मखलूक की खिदमत सार अंजाम दे रही। भला उसे क्या मिल सकता था? शायद खुदा राजी हो सकता, और वो अपने खुदा को ही तो राजी करना चाहती है। माया हल्की मुस्कुराहट लिए एक नजर चैक के परिंदों को देख उठ खड़ी हुई और बालकनी से निकलकर कमरे में चली गई। उसकी तबीयत अभी पूरी तरह नहीं संभली, इसलिए वो थोड़ी थकी घर बेड पर सोने के लिए लेटी, क्योंकि आज संडे था। वो ना और नाश्ते के वक्त ताया जान की फैमिली ने यहाँ पर मौजूद होना था, यकीनन वो सब ज्यादा एंजॉय करने वाले ये सब सोचते। माया मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। सब नाश्ते एक साथ मिलकर किया। डाइनिंग टेबल पर सबकी गुफ्तगू, जब बच्चों की हल्की शरारतें भी रूज पाती, जिन पर बड़ों की गुरियों का बिल्कुल असर नहीं हो रहा। और अब सब नाश्ता करने के बाद डाइनिंग हॉल में बैठे, जबकि सारी यंग पार्टी बाहर डेरे जमाकर बरजमान थी, और वो सब कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे। एक काम करते हैं, शॉपिंग पर चलते हैं। इन सब के दरमियान बैठी शैल ने मशवरा दी। सब तो राजी हो गए, मगर माया ने बुरा सा क्या इस तरह क्यों मुंह बना रही हो शहजादी? हम सब चाले हैं ना, एंजॉय कर लेना कर लेंगे। और वैसे भी नेक्स्ट वीक हम जा तो रहे हैं भाभी से मिलने, तो क्या तुम उनके लिए कोई शॉपिंग नहीं करोगी? तो माया की तरफ देखते बोला, जबकि जाने का नाम सुनकर माया फौरन से राजी हो गई। हाँ ठीक है, लेकिन मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। भाई के साथ एक जगह पर बैठूंगी और तुम सब शॉपिंग करना। ओके, माया ने जैसे हुक्म सुनाया। अगर वहां जाकर भी तुमने बैठना ही है तो तुम एक काम करो, गाड़ी बैठ जाओ। जाने का क्या फायदा है? शाल ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम लोगों को पता तो है मेरा दिल घबराता है, मुझसे नहीं जाया जाता मार्केट, ना ही शॉपिंग पर। माया हरी सी शक्ल बनाकर शाल की तरफ देखते हुए बोली कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन हम सब मरी जा रहे हैं, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी, इसलिए अपने लिए शॉपिंग करना बहुत जरूरी है। हादी फिर से समझाना चाहा, जबकि उन सब की बिल्कुल दरमियान हमजा घास पर आती पालती मारकर बैठा है, अपने दोनों हाथ ठोडी के नीचे जमाए बार बार सबकी शक्लें देख रहा है, जैसे इंतजार कर रहा हो कि उसे बोलने का मौका कब मिलेगा। अच्छा, तुम ज्यादा तकलीफ ना करना, तुम बैठकर चूज करती जाना और हम लेते जाएंगे। ऐशाल मसले का हल पेश करती हुई, जो कि कुछ हद तक माया को पता लगा। भाई, माया अपने कुछ फांसे पर बैठे हैदर और आरिफ को मुखातिब किया, जो अपनी बातों में चले हम शॉपिंग करके आते हैं। माया उठकर हैदर के बिल्कुल करीब खड़े होते बोली। अरे बर हैदर और आरिफ ने हैरत से माया की तरफ देखा, जिससे उसने कोई अनोखी बात कर दी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? चल तो रही हूँ, मुझे कंफ्यूज मत करें और उठ जाएं। मैं इन दोनों की नजरों का मतलब समझ चुकी, इसलिए उनकी तरफ देखकर बच्चों की तरह मुंह बनाते बोली, तो उसे देखकर वो दोनों ही मुस्कुरा दिए और जल्दी से खड़े हुए। ठीक है मैडम, हम आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अरे माया के गाल को कसा छूते हुए बोला। ओके, मैं बस अब ही मामा को बताकर आती हूँ, माया बोलकर वहां से भागने लगी, जब फौरन से टोका। आहिस्ता चलो शहजादी, भागो मत, तुम्हारी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। फिर टोकने पर माया भागी तो नहीं, मगर उसकी स्पीड देखने के लायक थी, शायद इसे जाने की उचित। चलो उठो, उठो भी, कहीं बैठे रहने का इरादा है? यहीं बैठे रहने का इरादा है। हादी हमजा को वहीं बैठे देखकर उसे घूरते हुए बोला, सारी प्लानिंग तो तुम लोगों ने खुद ही खा लिया, मैं जाकर क्या करूंगा? हमजा बड़ी एक्टिंग करते आगे पटपटाकर बोला, तो हादी को वो जहर लगा। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, चल उठ। बाजू पकड़कर उसे धक्का देकर उठाया। मैं तो शुक्र कर रहा था कि तेरी जुबान पर कुछ ताला लगा, ये तो सुकून से हम
ने कहीं जाने का प्लानिंग कर ली, मगर जैसे तुम्हारी हरकतें ना अभी, ताकि यहाँ तो तुम किसी के पीछे भाग रहे होते, यहाँ कोई तुम्हारे पीछे भाग रहा होता। हाथी हमजा को एक और आगे की जानिब देते हुए बोला, जबकि हमजा ने घूरकर हाथी को देखा। वो तो समझ रहा था कि उसके चुप होने पर कोई ना कोई उसकी चुप होने की वजह पूछेगा, मगर यहाँ तो सब उसके चुप होने पर पुरसकून महसूस कर रहे थे, यानी बेचारे की उम्मीदों पर उल्टा पानी फिर गया। चलें अभी हमजा से कोई और जवाब देता, उसे करीब से ही शाल और माया सुनाई दी, तो जो दोनों बिल्कुल तैयार थी गाड़ी की जाना पड़ी, जहां आरिफ और हैदर उनका इंतजार। एक गाड़ी में माया और हैदर मौजूद थे, जबकि दूसरी गाड़ी में आरिफ, हमजा, हादी, शाल मौजूद थे। जब हैदर को कुछ देर के लिए अस्पताल ले जाना चाहता था, इसलिए दोनों ने थोड़ी लेट शॉपिंग मॉल पहुंचे थे। शर्त रखी कि उसके आने तक वो सब अपनी शॉपिंग करके बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे, ताकि माया को वहां ज्यादा ना ना पड़े। वो अपना कुछ सामान लेकर जल्दी से वहां निकल आए। हम काफी बेहतर हो तुम, मगर फिर भी अभी एहतियात करनी है। जनाब ऑफिस में बैठते हुए माया की रिपोर्ट देखते हुए बोली, तो जब माया हैदर की कुर्सी पर बैठी उसके डॉक्टरी सामान के साथ छेड़खानी कर रही थी। डॉक्टर, एक बहुत जरूरी केस आया है, शायद किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, प्लीज जल्दी चले। उस ऑफिस में एक डॉक्टर तेज से दाल होते बोली, तो हैदर जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा, यहीं पर रुकना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? हैदर माया को ताकीद करते हुए जल्दी से अपने ऑफिस से निकला। कल सुनकर तो माया काफी परेशान हो गई, मगर फिर आहिस्ता खुद को पुरसकून करने, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर बन रही थी, केसेस उसे भी हैंडल करने थे, और ऐसे में वो दौड़ कर भागी तो नहीं सकती थी, डर कर भाग तो नहीं सकती थी, डर कर कहीं छुप नहीं सकती थी। अभी वो 10 से 15 मिनट ही गुजरे जब हैदर दोबारा ऑफिस में दाखिल हुआ। कुछ लोगों को चोटें आई हैं, इसलिए मैं उन्हें देख रहा हूँ। कोई ऑफिस में जख्मी फर्द आए तो उसको अच्छे से बैंडेज कर देना। हैदर अपना कुछ सामान टेबल से उठाते कीद की थी। जी भाई ठीक है, माया ने जल्दी से सारा हाँ में सारा लाया। हैदर वहां से चला गया, जबकि माया कुर्सी को घुमाकर पीछे दीवार पर लगी हैदर के सर्टिफिकेट और डिग्रियों को देख रही। कमरे का दरवाजा दम से खुला और तेजी से कमरे में डॉक्टर अंसर ने जल्दी से डॉक्टर को पुकारा। जब बरसम बेजार सा चेहरा लिए वहां बैठ चुका था, उसके चेहरे पर छाई बेजारी बता रही थी कि वो यहाँ नहीं आना चाहता था और ना ही उसे बैंडेज करवाने। जब अंसर उसे यहाँ तक ले ही आया, किसी काम के सिलसिले में अभी घर से निकला, जब रास्ते में किसी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी में फंसे बच्चे और लोगों को निकालने में बाजू पर कार का बोनेट बुरी तरह से लगा और गहरा जख्म छोड़ गया, तो और काफी देर से उसका का नाम नहीं ले रहा। इन जख्मी लोगों को अस्पताल लाने वाला भी अरसम नहीं था, इसलिए तो अंसर को उस डॉक्टर के कैबिन तक लाने में पेश आई, वरना अगर अस्पताल में वजूद ना होता तो अंसर चाहे कितने हर हजार जतन कर लेता, उसे कभी भी डॉक्टर के पास ना था। जी, आपने करीब से अंसर की आवाज सुनकर माया ने घूमकर अंसर की तरफ देखा, जबकि माया की आवाज सुनकर असम ने झटके से सर उठाया, माया की तरफ देख रही थी। डॉक्टर, इनका जख्म देखे अभी, तो बोल रहा था। जब उसने माया को देखा तो उसके लफ्ज वहीं दाम तोड़ गए। जी अच्छा। माया जल्दी से उठ खड़ी हुई और कुछ सामान पकड़ते हुए सामने बैठे अरसम को एक नजर देखा, फिर उसकी नजर नहीं उसके बाजू पर बहते खून की तरफ देखती, जिसे देखकर वो एक बार घबराई जरूर थी, मगर हिम्मत करती आगे बढ़ी, घसीट कर अरसम के करीब बैठी, उसकी कुर्सी पर सारा सामान रखती और अब गौर से उसके बाजू की तरफ देखे। कोट तो उतारे, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। माया इस पर बाजू नजरें जमाए, किस किस को? दो दो दिन और शीन भी देनी, शीन भी देनी, शीन भी देनी। सुमसी शक्ल बनाते हुए बोली, तो अरसम के होंठों तले जानदार मुस्कुराहट बिखरी। वो जो किसी ख्वाब की कैफियत में सामने बैठी है माया को देख रहा था, उसकी आवाज पर फौरन होश की दुनिया में वापस लौटा। हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना कोट था उसकी जानिब रहा, जो वो फौरन ही पकड़ चुका था। माया थोड़ी और आगे होकर बैठी और बहुत गौर से उसके जख्म का मुआयना करने, बाजू पर लगने वाली चोट ज्यादा गहरी नहीं, मतलब बचत हो गई थी, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह रहा। शायद इस इंसान में कुछ ज्यादा ही खून है, पता नहीं कहाँ से इतना खून बनाया होगा जो निकलता ही जा रहा है। माया उसे देखते हुए मुसलसल उल्टे सीधे सोचे जा रही, जब बरसम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गौर से देख रहा था, जैसे उसका चेहरा पढ़ना चाह रहा हो, मगर उसे क्या मालूम कि दिमाग में क्या चल रहा है। अगर अभी उसे मालूम होता तो उसके जख्म के बारे में नहीं, बल्कि उसके सोच रही है तो अपना जरूर अपना सर पीट लेता, यानी उसके सामने कोई और भी आता और उसका यूं ही खून बह रहा होता, तो वो उसकी ट्रीटमेंट करने की बजाय सोचती इस इंसान में इतना खून कैसे आ गया। जीव थी ये लड़की भी।
अपनी तमाम तर सोचों को झटाकर माया ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और कुछ सामान निकालते हुए नरमी से उसका जख्म साफ किया। वो इतने नरम हाथ लगाकर उसका जख्म साफ करने की कोशिश कर रही, मगर वो जितना साफ करती थी उतना ही खून तेजी से बह रहा। माया को तो अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अब कंफ्यूज हो रही थी। जब अरसम अपने जख्म की परवाह किए न्याज बैठा माया को देख रहा था। शायद माया जख्म को देखते हुए बाकी सब फरामोश कर वो अरसम के नजरों में महसूस ही नहीं कर। आखिरकार जख्म साफ करते हुए माया अरसम के बाजू पर पट्टी करने लगी और उसके उंगलियों का लम्स अपने बाजू महसूस करते अरसम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उसके लम्स को अंदर तक महसूस किया। वह जख्म की तकलीफ महसूस नहीं कर पा रहा था और वो कुछ महसूस कर रहा था तो सिर्फ माया को उसके नाजुक और मुलायम उंगलियों का लम्स जरूर उसके साथ पर सवार हो रहा था। नरमी और सफाई से बैंडेज की थी और अब उसके पास एक नर्स की कुछ टैबलेट और इंजेक्शन लेकर खड़ी, शायद अरसम को लगाने के। मैम ये इंजेक्शन लगाना है, आप लगा लेंगी या मैं लगाऊं? नर्स ने माया से पूछना जरूरी था। जब वो इतने अपने करीब से नर्स की आवाज सुनकर माया ने गर्दन घुमाकर नर्स की जो हाथ में इंजेक्शन लिए खड़ी उसे पूछ रही है। माया ने इंजेक्शन को देखते गंदा सांप घूमना सीट कर उठ खड़ी है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं ऐसे काम नहीं करती। माया उस नर्स की तरह देखते ऐसे बोली जैसे से कोई गुनाह करने का बोल दिया। वैसे भी चोट आई है, बैंडेज हो गई है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं लेकिन देख लो, अगर वो लगवाना चाहें तो लगा दो। माया सारी बात अरजिम पर डाल दी। आपने इंजेक्शन लगाना है? माया ने की तरफ देखते हुए पूछा और अरजिम ने माया की सारी आंखों में झांकते हुए जैसे नफी में सारा लाया। लेकिन मैम इन्हें गहरी चोट आई है, इंजेक्शन लगना जरूरी है, नर्स ने उसे समझाना चाहिए। जब वो हैरान थी कि इतना लंबा चौड़ा जवान हैंडसम लड़का लेकिन आने से मना क्यों कर रहा है। पेशेंट मना कर चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती करनी है तो कर लो, ऐसे तुम लोगों का हॉस्पिटल ही बंद होगा। मैं बेनियाज से बोली तो नर्स का मुंह हैरत से खुल गया। उसे मालूम था वो हैदर की बहन थी और मेडिकल में थर्ड सेमेस्टर में थी। ये कैसी अजीब बातें कर रहे, उसे समझ नहीं आ रहा। एक इंजेक्शन ना लगाने की वजह से हॉस्पिटल बंद होगा? अंसर ने बेख्तियार फूटने वाले क्या क्या कंट्रोल किया जिसके चक्रों में वो खांसने लगा। ठीक है मैम, लेकिन मेडिसिन तो लाजमी देनी है। नर्स ने भी पूछना जरूरी समझा, कहीं वो मेडिसिन से भी मना ना। वैसे नहीं, मेडिसिन की जरूरत तो नहीं, ठीक ठाक बंदे हैं, लेकिन अगर दर्द हो रहा हो तो पैनाडोल दे दो बस। माया कुर्सी पर बैठते ही हुक्म सुना जैसे वहां बैठा हर शख्स उसके हुक्म का पाबंद हो। जब माया के ऐसे बोलने पर सबने लाभ दबाकर अपने सामने बैठी तो शीजा को देखा जो आज ब्राउन और श्वेत जोड़े में मलबूस हमेशा की तरह अपना सोगवार हुसन लिए बेनियाज बैठी थी। इस बात से जान के उसके सादगी में भी किसी के दिल पर बिजलियां गिराने का सबब बन रही है। पेशेंट को चोट लगी है और उसे दर्द की दवाई की जगह पैनाडोल देनी है। वाह, ये लड़की डॉक्टर बनती जा रही है। उसने बहुत मुश्किल से अपना हलक तैयार किया और एक नजर अरसिम की तरफ देखा जिससे से बोलने का इंतजार कर रही हो, क्योंकि सामने बैठी डॉक्टर तो कहीं से डॉक्टर लागे नहीं। अब मेडिसिन दे दें, अंसर ने नर्स को मुखातिब किया तो नर्स ने मेडिसिन अंसर के हाथ में थमा दी। दोबारा बैंडेज करने वापस आपके पास आना है। अरसम मुड़ते हुए माया को अपनी नजरों के सामने रखते हुए, अरे नहीं, मेरे पास नहीं आना, डॉक्टर के पास जाना। माया अरसम की तरफ देखते जवाब दी। फिलहाल वो उनकी नजरों को ही नहीं पहचान पा रही थी। वो नॉर्मल बात कर रही थी। अगर उसे पता चल जाता कि सामने खड़ा है वो जिसे एक हफ्ते से उसने के नाक में दम करा, तो वो उसे बैंडेज करने की जगह पर उसके जख्म पर नमक लगा देती। मगर उसे पता होता तो उस बेचारी को तो मालूम ही नहीं था। तो आप डॉक्टर नहीं? यार, सबने सवालिया नजरों से माया की तरफ देखते बोला। वो माया से कुछ वक्त और रूबरू बात करना चाहता है, इसलिए बेवजह सवाल पूछा था, जब के हर चीज के बारे में जानता था। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में डॉक्टर बन जाऊंगी, माया ने मुस्कुराते जवाब दिया। ठीक है, मैं चलती हूँ, आपका जख्म गहरा है, आप अपनी बैंडेज करवाते रहिएगा और इस तरह आपका जख्म खराब नहीं होगा। माया को हैदर का मैसेज मिल चुका, वो बाहर उसके इंतजार कर रहा था, इसलिए अपना फोन उठाकर अरसम की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। जब अरसम का तो दिल ही रुक चुका था कि माया हल्का सा मुस्कुराकर अरसम से बोली थी। उनका दिल चाह के उसे सारी दुनिया से कहीं छुपा ले, कहीं दूर ले जाए, मगर अब भी ऐसा मुमकिन नहीं था। माया का उसे मुखातिब करना, उस तरह देखकर मुस्कुराना जाना अरसम के दिल में और कौन कौन से जज्बातों को हवा दे रहा गया था। जी ठीक है, शुक्रिया, आंसर मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया। माया को कब से वो देख देख लग रहा था, मगर उसे जेहन में नहीं आ रहा था कि उसने उस शख्स को पहले कहाँ देखा। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज, हल्का सा मुस्कुराकर बोलती कमरे से निकल गई, जबकि हर तक अरसम की नजरें उसका पीछा किया। चलें सर, अरसम ने अरसम को देखते हुए बोला तो अरसम ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। तो माया हैदर के साथ शॉपिंग मॉल में थी, जहाँ बाकी सब अपनी शॉपिंग करके बिल्कुल फ्री हो चुके और उन्हें
इन्हीं का दोनों का इंतजार था। चले मैडम, अब सिर्फ आपकी शॉपिंग रह गई और आप चलें और अपनी शॉपिंग करें ताकि हम अपने पेट पूजा कर सकें। हादी माया का हाथ पकड़कर आगे जानिब कदम बढ़ाए और बोला। जब माया खामोशी से उसके साथ चल रही थी, भाई मैं वो वाला ड्रेस लेना है। माया सामने लगी है खूबसूरत काले रंग की पाँव को छूती फ्रॉक की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी। ठीक है शहजादी, कोई मसला नहीं, पूछो मत, बस लेती जाओ। हैदर जो पास ही सोफे पर बैठा था उसकी हर चीज बिला झिझक लेने की इजाजत दी। आई एम सॉरी सर, लेकिन इनके साइज की ड्रेस अभी यहाँ मौजूद नहीं, आपको कोई और ड्रेस पसंद कर लें। शॉपकीपर नहायत इतराम से बोला। भाई मुझे वही अच्छी लगी, माया को शायद वो ड्रेस कुछ ज्यादा ही पसंद है। कोई बात नहीं शहजादी, कोई और पसंद कर लो। अरब ने जैसे हाल पेश किया, मगर माया के चेहरे के तासुर देख कर रहा था कि उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आने वाली। फिर उस अपने मूड को फ्रेश करने की कोशिश करते हुए माया ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और सब मिलकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद सब घर वापस आ चुके और सारा दिन उन लोगों के बाद गुजारा था और अब शाम हो रही थी। खुशगवार माहौल में सब ने शाम का खाना खाया और घर फिर चाय पी के बाद सब अपने अपने कमरों में जा चुके। जब हम काफी थकी हुई थी इसलिए बिस्तर पर सो गई। सारा दिन एक बार भी अरसम की कोई कॉल या मैसेज नहीं है। नींद की वादी में गुम होते भी जहन में यही बात गर्दिश कर रही, मगर उसे क्या मालूम था कि अरसम उसका दीदार कर चुका है, इसलिए उसे बात करने की महसूस ही नहीं हो रही। अरसम बेड पर सीधा लेटा कमरे की छत को घूर रहा था। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, नीली आंखों में चमकती उसकी आंखों के सामने माया का वही खूबसूरत और मासूम चेहरा। जिस तरह वो बोल रही थी, एक एक बात अरसम के कानों में गूंज रही थी। अरसम ने आज पहली बार उसे इतने नजदीक देखा था और उसे अचानक मोहब्बत का ये सफर से बहुत खूबसूरत लगने लगा था। और सबसे बढ़कर वो लड़की बात से अनजान थी। तुम मुझे पागल कर दोगी माया, अरसम मांगे बांध करते बुड़बुड़ाया और दिलकशी से मुस्कुराता हो करबड़ बदल कर लेट गया। आज उसे भी बहुत सुकून की नींद आने वाली थी। कुछ ही देर में वो नींद की वादी में उतर। सुबह बहुत खुशगवार थी, हर तरफ परिंदों की खूबसूरत आवाज माहौल में खुशगवारियत पैदा कर रही थी। माया आज बिल्कुल फ्रेश थी। कुछ दिन बाद उन्होंने मरी के लिए निकाह माया शाल के साथ मिलकर अपनी एक एक तैयारी करने लगी। मैं मसूद दोनों ही नहीं चाहती थी कि उनकी कोई चीज या उनका कोई काम पीछे रह जाए, इसलिए पहले से ही अपनी पैकिंग करना शुरू कर चुकी। जबकि पूरे घर में उनका चहकना कभी उस घर से उस घर में और कभी ऊपर से नीचे और दोनों ही नहीं टिक रही थी। देखते हुए ताई माँ मुसलसल मुस्कुराती। इन दोनों ने उनके चेहरे उनकी खुशी उनके चेहरे से यहाँ थी। वो दोनों बहुत खुश थी यहाँ अपनी भाभी के पास जाने के लिए। अभी वो दोनों लॉन्च में बैठी अपने आगे के प्लान कर रही थी। जब हादी और हमजादा हल हुए, वो दोनों ही कॉलेज से आ चुके थे और अब फ्रेश होने के बाद वो सर खाने वाले थे जो सुबह से बहुत सुकून से बैठी थी। तुम दोनों क्या बोर रिंग यहाँ बैठी बातें कर रही हो, क्या कोई ढंग का काम नहीं तुम लोगों को पास? आधी करीब सोफे पर बैठते उन्हें जिच करते हुए बोला। तुम अपना मुंह बांध रखो मोटे, फजूल मत बोलो। माया हादी की तरफ देखते हुए नाक सुखेड़ कर बोली, चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं। हमजा ने बगैर कोई शरारत की हाँ ठीक है, लेकिन पहले बैटिंग मैं करूंगी। फौरन ही मान गई। मैं तो नहीं खेल रही, तुम तीनों ही खेलो। विशाल ने फौरन ही इनकार किया क्योंकि उसे ऐसे खेलों में जबकि माया ऐसे कामों में बहुत दिलचस्पी रखती थी। ज्यादा बनो मत, उठो चलो। उसका हाथ पकड़ते जबरदस्ती उठाते हुए बोली, यार नहीं, मुझे पसंद नहीं इस तरह लड़कों वाले खेल। तुम मैं पता नहीं कैसे कर लेती हो। तो विशाल का हाथ खींच कर उसे रोकने की कोशिश करती हुई बोली, तुम चुप करो। चलो माया ये किसी की बाहर जाने लगी। आदि और हमजा दोनों बैट और बॉल का इंतजाम करके बाहर पहुंच गए थे। फिर ठीक है, फिर मेरी कहे के मुताबिक बैटिंग मैं करूंगी, बॉलिंग हमजा करेगा और तुम मेरे पीछे खड़ी होगी, ओके? और तुम बॉल कैच करोगे। माया इन तीनों को उनकी पोजीशन बताते कि उसे सही तरीके से हर पोजीशन का नाम नहीं लेना था, मगर फिर भी उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। अपनी अपनी जगह सब खड़े हो गए। हमजा बाल उछालते हुए शरारत नजरों से माया की तरफ देखा। नजरों ही नजरों में उसे चैलेंज कर रहा हो कि वो तो पहली बॉल में ही आउट हो जाएगी, जल्दी करो नहीं तो आउट होने वाली भी। माया उसकी नजरों में मौजूद तहरीर पढ़कर उसे बॉलिंग करने लगी और खुद बैट की नोक को जमीन पर टिकाए हुए कमर के बल एक साइड को झुकी और अपनी तेज नजरों से हमजा के हाथों में पकड़ी गई बॉल को देखने लगी। दौड़ते हुए माया की तरफ बॉल फेंका, जबकि माया ने ऐसा जोरदार छक्का मार के वो उड़ाती उड़ती हुई सीधा रोड पर गई और साथ ही उन्हें कुछ टूटने की
आज भी आई, हाय अल्लाह ये क्या हुआ। माया इधर हादी और हमजा की तरफ देखते बोले, मोटी मुझे तो पता नहीं था कि तुम छिक्के भी मारती हो। ये किस तरह का छिक्का मारा कि सीधा किसी के घर का शीशा ही तोड़ दिया। हादी माया के देख की तरफ देखते हुए बोला, उसे उम्मीद नहीं थी कि माया इतनी फास्ट बैटिंग करेगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। माया मासूम सी शक्ल बनाकर आके पटपटाते हुए बोली, मैं बोला था कि मत खेलो, और तुम कभी कोई बात मानती हो। जिसका शीशा तोड़ा है अभी कोई आता ही होगा। ये डांस सुनने के लिए भी तैयार है ना। शाल माया को घूरते हुए बोली तो माया ने मासूम सी शक्ल बनाकर इन तीनों को देखा, जबकि हमजा उसकी शक्ल देखकर बहुत हंसी आ रही। हैरान तो वो भी था कि माया ने पहली बार ही ऐसे कारनामा सारा अंजाम दिया। घर बॉल घर से गायब हो चुकी थी। अबे चुप करो तुम लोग, इधर आओ, अजमी हम देकर आते हैं। तुमने अपने छिक्के से किसी के घर का सत्यानाश ना किया है। सत्यानाश नहीं किया। हमजा आगे बढ़कर माया का हाथ पकड़ते हुए बोला। तो माया ने घूर कर उसे देखा। अपने घर के बाहर कदम रखते ही उनकी नजर सामने सफेद बंगले के आगे खड़ी नया खूबसूरत चमकती मर्सिडीज पर पड़ी। फिर उनकी नजरें उस शीशे पर पड़ी तो सब के औसत था। ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया, पता नहीं किसकी गाड़ी, और मैंने शीशा तोड़ दिया। माया ने अपना सर पकड़कर बेहद परेशान, शायद कोई रहने आया है, मगर किसी को देखा तो नहीं आज तक। लेकिन गाड़ी से तो लगता है कि काफी अमीर कबीर बंदा है। नई गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तुमने, देखना अब वो अजमी बाबा जान को बताएगा। अजमे की कफियत में सामने खड़े खूबसूरत गाड़ी को देखते हुए बोला, जिसका शीशा टूटने की वजह से उसका सत्यानाश हो चुका। तो फिर क्या हुआ, हम नुकसान भर देंगे उसका। परेशान तो हाथी भी हुआ था, मगर एकदम हल निकाला। नुकसान तो भर देंगे मिलकर, लेकिन अगर उसने बाबा से शिकायत कर दी तो अब की बारिश आल बोली को डर सिर्फ शिकायत का था, कहीं वो शिकायत ना कर। अभी वो चारों सदमे कफियत में गाड़ी को देख रहे थे कि जब अचानक उस गाड़ी कार के को खुलते हुए कोई बाहर निकला। जब उसे देखते ही सब अंदर की जानिब दौड़े। भाई अल्लाह, लगता है शायद ये इस गाड़ी का मालिक है। अब क्या होगा। माया दाएं बाएं चक्कर लगाती, परेशान परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हम सब पैसे इकट्ठे करते हैं और उन्हें दे आते हैं। रिक्वेस्ट भी करेंगे कि बाबा से हमारी शिकायत ना करें। आदि ने लोन में बड़ी कुर्सी पर बैठते तो मामा से का एक हाल पेश किया। हाँ ये ठीक है, मगर इस गाड़ी के ठीक होने में खर्चा कितना आएगा। शाल सवाल पूछा। न्यू ब्रांड कार थी, कम से कम 50,000 तो लग ही जाएगा। हमजा ने माया को देखते हुए जवाब दिया, ठीक है फिर सब अपने पैसे लेकर आओ, हम वापिस यहीं पर मिलते हैं। माया ये सब की तरफ देखते हुए बोली, वाह शहजादी, नुकसान तुमने किया और पैसे भी हम भरे। हम बेचारों को तो आगे पूरे पूरे मिलते हैं। तुम दोनों निकालो, तुम दोनों का तो बैंक अकाउंट फुल हो गया है, क्योंकि जितने पैसे तुम दोनों को बाबा से और छोटे बाबा से मिलते हैं, और मेरे ख्याल से तुम दोनों एक नया घर भी खरीद सकती। हमजा शाल और माया की तरफ देखते हुए बेहद शरारती अंदाज में, बकवास बंद करो, उठो और इसका कोई हल निकालो। मैं उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ते हुए उसे जबरदस्ती उठाकर धक्का देते हुए बोली, और फिर बगैर किसी की सुने अपने कमरे की जानिब भागी। और उन्हें ये नुकसान भरना था, इसलिए पहले के बाबा जान से कोई आकर शिकायत कर देता और उन्हें डांट सुनती। कुछ देर बाद वो चारों सफेद बंगले के सामने कर, अब वो सोच रहे थे कि अंदर कैसे। एक बार सोच लो, ये ना हो कि वो हमें पकड़कर बांध ले और हम तो नुकसान भरते जा रहे, हमारे नुकसान हो गया। तो विशाल किसी जरूरत उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी, और एक बार फिर उसने खौफ की आवाज में समझाया, छोटी बच्ची हो, क्या पकड़ कर बांध लेंगे। हमजा ने अजीब सा मुंह बनाते हुए उसकी नकल उतारी तो विशाल ने उसे घूर कर देखा। कुछ नहीं होता, जाकर देखते हैं, देखते तो हैं, माजरत ही करने जा रहे हैं, कौन सा उनसे कोई चीज है चुराए जा रहे हैं। ख्याल बोलते हुए गेट के करीब ही लगी बेल को दबा चुकी थी, जबकि अगले लम्हे गेट का दरवाजा खुला और आगे एक ऊंचा लंबा काले लिबास में खड़ा गार्ड उन्हें सख्त नजरों से देख रहा, जैसे उनका यहाँ आना उसे पसंद ना आया। जी वो हमें इस घर के मालिक से मिलना है। आदि ने उस गार्ड की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, जब गार्ड के चेहरे के तासुर बिल्कुल नहीं बदले। वो किसी से नहीं मिलते, और जाओ यहाँ से, आप दोबारा मत आना। गार्ड सख्ती से बोलते दरवाजा बंद करने लगा, ताकि जब मायनों से देखे भाई, हमें बहुत जरूरी बात करनी है, इनसे हम ऐसे नहीं अंदर आ सकते। आप पहले उनसे पूछ लें, बता दें कि सामने घर वालों से कुछ लोग उनसे बात करने हैं। उस गार्ड की तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बना कर काफी नरमी से बोली तो गार्ड ने अपने सामने खड़ी छोटी सी चुल लड़की को देखते मासूमियत बड़ी निगाहों से देख रहा था। ठीक है यहाँ रुको, मैं पूछ कर आता हूँ, वो गार्ड उन चारों को देखते हुए बोला, और फिर दरवाजा बंद करते कदम अंदर की जाने बढ़ाया। दाखिल होते ही सामने उसे अंसर आता दिखाई दिया, तो वो हाथ बांध कर वहीं पर खड़ा हो गया। तो उसे देखते ही अंसर समझ चुका, जरूर उससे कोई बात करने आए हैं।
क्या बात है, सब है खैरियत? अंसर उसके करीब जाते हुए बोला, जी सर, वो बाहर 4 बच्चे हैं और बोल रहे हैं कि इन्हें घर के मालिक से मिलना है। शायद वो सामने वाले घर से हैं और कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। गार्ड ने अंसर को देखते हुए उसे कहा कि सामने वाले घर से, उनमें कोई लड़की भी है? अंसर को लगा ही था कि जैसे बात होगी, इसलिए उसने ये पूछा। जी सर, 2 लड़कियां और 2 लड़के, चारों एक ही उम्र के लगते हैं। आप बताएं कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बाहर खड़े हैं। गार्ड ने गेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है, तुम उन्हें अंदर भेज दो और कोई बात मत करना उनसे। अंसर ने उनसे वार्न करना बेहतर समझा, जिस पर वो सारा लाते हुए बाहर चला गया। जब अंसर तेज तेज कदम लेता असम के कमरे की जान पर उसे इत्तला दे सके। घर के अंदर दाखिल होते ही माया ने चारों तरफ नजरें घुमाई थी तो सफेद बंगला था, बिल्कुल सफेद, यहाँ तक कि उसके घर के अंदर मौजूद डेकोरेशन पीस और पर्दे भी सफेद। घर के रहने वाले शख्स को सफेद रंग ज्यादा पसंद था और यहाँ फिर सफेद रंग के इर्द गिर्द रहने का आदी था। मगर वो सब बहुत खूबसूरत था, उन घर भी बहुत खूबसूरत था, शानदार बंगलों में शामिल होते थे, मगर ये बंगला अपनी अब तक किसी भी शानदार तमीर से कम नहीं था। वो लॉन्च लॉन्च में दाखिल होते ही उसकी सामने ही अंसर खड़ा हुआ दिखाई दिया तो उसे देखकर माया को बेहद क्योंकि वो अंसर को पहचान चुकी थी। पहले वाली मुलाकातें तो उसे याद नहीं थी, मगर कल वाली मुलाकात उसे भूली नहीं, इसलिए वो नजर देखते ही पहचान चुकी के सामने खड़ा शख्स अंसर है। अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए आप लोग। मैंने मुस्कुराकर उन चारों को बैठने का इशारा किया तो वो चारों ही सामने वाले सोफे पर एक साथ बैठ। आप वही है ना जो कल हॉस्पिटल आए थे? माया ने अंसर को देखते हुए बोली, शायद वो तस्दीक करा। जी मैं वही, और मेरा नाम अंसर है। अंसर ने मुस्कुराते हुए जवाब। और ये आपका घर है, यानी आप यहाँ रहते हैं? माया ने हल्का सा मुस्कुराकर सवाल किया है। इस बार अंसर ने हल्की सी मुस्कुराहट साथ सारा ला दिया, क्योंकि इजाजत नहीं थी कुछ और बताने की। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। क्या आपको याद है कि हमारी मुलाकात हो चुकी है? माया ने मजीद बात को आगे बढ़ाना शायद वो जानना चाह रही थी कि पहले वो अंसर से मुलाकात कर चुकी है या फिर ये उसका वहम ही है। जी हाँ गुड़िया, हमारी 2 बार पहले भी मुलाकात हुई, जब आपका 2 बार मोबाइल टूटा था। आंसर ने पूरी सच्चाई से जवाब दिया। जब माया को फौरन याद, वाकई आंसर तो सच ही कह रहा था। अच्छा, याद आ गया, दरअसल हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। माया मुद्दे पर आई। जी बोलने, मैं सुना। वो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और गलती से हमारा बॉल आपकी गाड़ी को लग गई, जिससे आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया। हम उस नुकसान भरना चाहते हैं। आपकी बार हादी ने जवाब दिया, जबकि माया खामोश हो चुकी। जब विशाल और हमजा तो बिल्कुल खामोश बैठे, पूरे घर एक्सरे करने में मसरूफ थे। अच्छा, तो आप इसके लिए माजरत करने आए हैं? उस नुकसान वाली बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जी, माजरत भी और आपका नुकसान भी बनना चाहते हैं, इसलिए आप ये रख लें। आदि बोलते हुए उसकी जानिब कुछ पैसे बढ़ाए। की जरूरत नहीं, और आपको माजरत करने की भी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, खेल के दौरान ऐसा हो जाता है। आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। पर दोनों हाजिमा सार को नीचे की जानिब किए, बहुत गौर से लॉन्च में बैठे सिर्फ एक शख्स को अपनी गहरी नजरों में उतारा था, और वो यकीनन माया थी। हमसे आपका ज्यादा नुकसान हुआ है, आप प्लीज रख लें। माया ने मुस्कुराते हुए पैसे उसकी जान। नहीं गुड़िया, आप इसे वापस रखें और ये बताएं कि बाल कैसे लगी। जहाँ तक क्या आपके घर की दीवार तो ये काफी ऊंची है, इतनी आसानी से बाल का लगना नम मुमकिन नहीं। अंसर ने बहुत सादगी से उसे इनकार किया। दरअसल वो हमारी अजमी ने सिक्सर मारा था ना, इसलिए ऐसा मुमकिन हो गया, वरना है तो ये काम नामुमकिन ही। हमजा ने बत्तीसी निकालते हुए अंसर को कारनामा बताया, जबकि अंसर को हैरत का झटका लगा ये सुनकर कि माया ने सिक्सर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। क्या ये आपने किया? अंसर ने हैरत से डूबी आवाज से माया की तरफ देखते हुए बोला, बगैर किसी शर्म के। हाँ, मैं सारा लाया भाई, वो क्यों मुकरती? उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया तो दिया था, बस बात खत्म। वो मैं ना फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेली थी ना, तो इसलिए ऐसा हो गया। यानी शरारती हैरत का झटका लगा कि पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। फिर तो ये लड़की बहुत खतरनाक थी, पूरी पटाखा थी वो। सर को भी अपनी टक्कर की लड़की मिली। हंसन ने बेख्तियार सोचते अपनी मुस्कुराहट दबाई। तभी लॉन्च में कुछ मुलाजमीन तरह तरह के लवाजमात और चाय लेकर लॉन्च में दाखिल हुए, जिसे देखकर वो चारों फौरन ही उठ खड़े हुए। साहब की जरूरत नहीं भाई, हम बस आपसे बात करने आए थे और किसी चीज की जरूरत नहीं। हाथी ने अंसर की तरफ देखते इतराज किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आप हमारे मेहमान हैं और आप ऐसे नहीं जा सकते। पहली बार हमारे घर आए, बैठे चाय पीकर ही जाइए। मैंने इन चारों को दोबारा बैठने का इशारा किया। जब माया ने वहां से भागने की तैयारी, अरे नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम सब ने बस अभी खाना खाया। बहुत ही ज्यादा माजरत, लेकिन हम चाय नहीं पी सकते। इंशाल्लाह ताला अगली बार आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे तो जरूर आएंगे। बोलते बोलते हार में माया की जुबान एक बार फिर पिसी, जबकि हाथी ने घूर कर को देखा, जिस पर उसने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए उसे चलने का इशारा किया।
की बात सुनकर अरसम बेहतियार हंस पड़ा, यानी कि अभी माया दोबारा उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ेगी और उसने भी दोबारा उसका फोन तोड़ा था, हक बनता था उसका। और वो चाहती तो गाड़ी का शीशा क्या, सारी गाड़ी को ही तोड़ देती, तभी अरसम इब्राहिम ने कोई इतराज नहीं करा। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग, बैठे कुछ खा कर जाएं। उन्हें फिर से रोका। इस बार माया आगे बढ़ी और प्लेट में रखे तमाम लवाजमात को एक नजर देखते एक छोटा सा केक चॉकलेट बिस्किट खाया। ये बहुत है, बाकी अगली बार से खुदा हाफिज, माया बोलकर जल्दी से बाहर को भागी, क्योंकि वो तीनों पहले ही वहां से निकल चुके। जबकि पीछे से किसी का जोरदार कहका सुनाई दिया। उसे गर्दन घुमाकर पीछे देखा, मगर अंसर तो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। फिर कहका किसने लगाया, अब वो ये वक्त सोचने का नहीं, इसलिए माया उसकी आवाज को इग्नोर करती हुई बाहर नहीं भागी। ये दरगाह पर यतीम खाने में हर बेसहारा लोगों में खाना बंटवाते हैं। सर आज उस शहजादी के हमारे घर में कदम रखना, आज गरीबों को इतना दो कि वो खुदा का शुक्र अदा करें, उसका सदका समझकर जानवर गरीबों में बांट दो। अरसम ने ऊपर से ही अंसर को हुक्म दिया। जब अंसर मुस्कुराते हुए हाँ में सर लाते और बाहर की जानिब कदम बढ़ाने, क्योंकि उसे अरसम के हुक्म की तमील करे के साए हर तरफ डले रहे थे। और वही माया अपने कमरे में LED के सामने बैठी कोई ड्रामा देख रही थी। जब उसकी कमरे का डोर नॉक हुआ तो उसे बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी।